नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमारे दर्शकों का स्वागत है। आज के इस अंक में हम एक बार फिर बात करेंगे देश में त्योहारों के मौसम में और शादी विवाह के मौसम में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ने की, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने की और विदेशों में जो महंगाई बढ़ने की वजह से मांग कम हुई है और वहाँ आर्थिक क्षेत्र में सुस्ती की जो बात कही जा रही थी उसका असर अक्टूबर महीने में देश के निर्यात कारोबार पर भी देखा गया है। सबसे पहले बात रोजगार की। जैसा कि हमने बताया था कि भारत सरकार ने पिछले महीने धनतेरस के मौके पर देश में सरकारी नौकरी देने की जो शुरुआत की थी, अगले 1-1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की जो शुरुआत की थी और सबसे पहले 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। उसके बाद उसकी दूसरी किस्त के तौर पर 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 और नव नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए। देश के विभिन्न राज्यों में 45 शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहाँ पर ये नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री ने उन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के रोजगार मेले समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में कई जगह ये मेले आयोजित होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली तथा चंडीगढ़ में राज्य सरकारों द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिए गए और उन्होंने कहा कि गोवा और त्रिपुरा में भी कुछ दिनों में इस तरह के रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रधानमंत्री ने सरकारी सेवा में आने वाले लोक सेवकों का स्वागत किया, उन्हें बधाई दी और याद दिलाया कि वे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को, यानी जो उन्हें नौकरी दी जा रही है, एक बहुत ही विशिष्ट समय यानी अमृत काल में संभाल रहे हैं। उन्होंने अमृत काल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में उनकी भूमिका के बारे में प्रकाश डाला और उन्हें शुभकामनाएं दी। ये तो थी सरकारी नौकरी की बात। अब हम बात करते हैं कि निजी क्षेत्र में, यानी सरकारी नौकरी से इतर जो दूसरे क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, कारोबारी क्षेत्र है, वहाँ नौकरी की क्या स्थिति है। तो इसके बारे में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी जो EPFO है, उसके पेरोल के आंकड़े भी जारी हुए हैं, सितंबर महीने के आंकड़े। तो सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शुद्ध रूप से 16,82,000 सदस्यों को जोड़ा गया है। एक महीने में 16,82,000। ये जानकारी EPFO ने खुद अपनी एक सरकारी विज्ञप्ति में ये जानकारी हमारे सामने आई है और इसमें कहा गया कि जो आंकड़ा है, एक साल पहले सितंबर में जितने लोग उससे जुड़े थे उसके मुकाबले 9.14% ये ज़्यादा है। दरअसल अगर इस वित्त वर्ष की बात की जाए तो अप्रैल से ही देश में जो EPFO के साथ जुड़ने का मतलब है फॉर्मल, यानी कंपनियों में और औपचारिक जितनी भी जो प्रतिष्ठान है, जो नौकरियां जहां मिलती है, तो वहां नौकरी मिलने के बाद आपका PF काटा जाता है और उस PF के लिए आपको EPFO के पास पंजीकरण कराना पड़ता है। तो उससे ये पता चलता है कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सितंबर महीने में 16,82,000 लोग जो है EPFO से जुड़े हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अगर हम इस वित्त वर्ष की बात करें तो अप्रैल में ये संख्या थी 13,20,000 जो लोग जुड़े थे, मई में 12,50,000, जून में 14,80,000, जुलाई में 16,50,000 और अगस्त में तो 16,90,000 जुड़े थे और अब सितंबर में 16,82,000 लोगों का EPFO के साथ जुड़े हैं। ये जो संख्या है, ये EPFO का कहना है कि हम इस संख्या को इस तरह निकालते हैं कि जो आधार कार्ड आपका है, आधार वैधता वाले सार्वभौमिक खाता नंबर UAN, जो आपका PF नंबर होता है उसको UAN नंबर कहते हैं, उसके जरिए पहली बार EPFO के दायरे में आने वाले सदस्य जो पहली बार EPFO से जुड़ रहे हैं, मौजूदा सदस्य जो EPFO के दायरे से निकलते हैं यानी जो उससे बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे सदस्य जो निकलते हैं और फिर दोबारा दूसरी कंपनी में जाने के बाद फिर जुड़ते हैं। इन सब की गणना के आधार पर जो है ये पेरोल के जो आंकड़े हैं इसको सामने लाया जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि किन राज्यों में कहाँ ये नौकरियाँ मिल रही हैं, तो पेरोल डाटा के मुताबिक माह दर माह आधार पर सबसे ज़्यादा नए सदस्यों का पंजीकरण महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में हुआ है। सभी आयु वर्ग में
यानी 18 से 21, 21 से 25 जो भी आयु वर्ग होते हैं, जितने नए पंजीकरण हुए हैं उनमें 67.85% पंजीकरण अकेले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में हुए हैं। यानी इन राज्यों में सबसे ज़्यादा नौकरियां दी जा रही हैं, मिल रही हैं। जो 16,82,000 सितंबर में जोड़े, उनमें से 11,41,000 जो निवल पंजीकरण, शुद्ध पंजीकरण इन राज्यों में हुए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में। किन उद्योगों में या किन जगहों पर नौकरियां मिल रही हैं, तो उसमें यह कहा है कि उद्योग के लिहाज से बात करें तो उद्योगों के रोजगार के अवसर ज़्यादा विशेषज्ञ सेवाओं में, विशेषज्ञ सेवाएं जना यानी जो श्रम बल उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां, यानी कहाँ कितने कामगारों की ज़रूरत है, किस तरह के कर्मचारियों की ज़रूरत है, उसके लिए जो एजेंसियां जो एनरोलमेंट करती है उनमें डिमांड बढ़ी है। निजी सुरक्षा एजेंसियों में डिमांड बढ़ी है। छोटे ठेकेदार जो काम करते हैं उनमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और इसके अलावा वाणिज्यिक व्यापारिक प्रतिष्ठान, यानी जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, एक राज्य से दूसरे व्यापार में माल भेजते हैं, विदेश में माल भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सितंबर माह के दौरान रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उनका जो है जो टोटल जितने भी पेरोल पंजीकरण हुए उनका करीब 50% इन एजेंसियों, छोटी निजी सुरक्षा एजेंसी हो गई, जो नौकरियां उपलब्ध कराने वाली एजेंसियां हो गई, ठेकेदार हो गए, वाणिज्यिक व्यापारिक प्रतिष्ठान हो गए, इन जगह ये नौकरियां निकली है। इससे पहले निजी क्षेत्र के बैंकों में, कपड़ा कारोबार में, साधारण बीमा कारोबार में, होटल और अस्पतालों में ज़्यादा नौकरियों के अवसर निकले थे। अब हम बात करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसकी हम बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हो चुका है उसको अब उस पर अमल होने का समय आ गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसको मंजूरी दे दी है। समझौता तो इस साल अप्रैल में हो चुका था, लेकिन उसके बाद वहाँ की संसद में इसे रखा गया, तमाम बातों पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और उसके बाद संसद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने हैं और उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद, इसके अमल में आने के बाद एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौता यानी जब दो देशों के बीच ऐसा समझौता होता है तो उन देशों से होने वाले निर्यात पर दूसरे देश में कोई शुल्क नहीं लगाया जाता। यानी भारत से जो माल ऑस्ट्रेलिया में जाएगा उस पर ऑस्ट्रेलिया में आयात शुल्क नहीं लगेगा। तो इसका आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि भारत का माल वहाँ सस्ता जाएगा, प्रतिस्पर्धी दाम पर जाएगा। ड्यूटी लगने के बाद माल महंगा हो जाता है। तो इसमें कहा गया कि 100% टैरिफ लाइन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। टैरिफ लाइन यानी जो वाणिज्य मंत्रालय, जो आयात निर्यात का विभाग है, उसमें एक हैंडबुक बनी हुई है, उसमें हर वस्तु को एक नंबर दिया गया है, एक टैरिफ नंबर दिया गया है। तो 100% यानी सभी टैरिफ लाइन जो भी है उन पर ऑस्ट्रेलिया में अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा और इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपस में संपर्क बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने कहा कि समझौते से कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और औषधि क्षेत्र को विशेष तौर पर लाभ होगा। गोयल ने कहा कि समझौते से देश के सेवा क्षेत्र को भी नए अवसर मिलेंगे। सेवा क्षेत्र, एक तो हम सामान का निर्यात करते हैं, एक सेवा यानी जो लोग कोई सर्विस करते हैं, जैसे कि योग शिक्षक हैं जो योगासन आदि सिखाते हैं, होटल में शेफ जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो इनके लिए ऑस्ट्रेलिया हर साल 1800 वीज़ा जो है उसका कोटा एक जारी करेगा। यानी इतने लोग वहाँ जाकर काम कर सकेंगे, अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और इसके अलावा जो छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए वहाँ पर जो है अच्छी, पहले से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान में 31 अरब डॉलर का व्यापार होता है और माना जा रहा है कि अब जो ये मुक्त व्यापार समझौता इसके लागू होने के बाद, अमल में आने के बाद अगले 3 से 5 साल में ये व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इस समझौते से कपड़ा, सिले सिलाई वस्त्र, समुद्री उत्पाद, आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, फर्नीचर, खेलकूद का सामान, कृषि और मछली उत्पाद पर ऑस्ट्रेलिया में जो है इनका निर्यात बढ़ेगा और उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे इनका निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय छात्रों को 4 साल के लिए वर्क वीज़ा भी दिया जाएगा। ये भी इस समझौते में
कहा गया है। और जो वाइन उद्योग है, इससे इस समझौते से वाइन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का वाइन उद्योग यहाँ निवेश भी कर सकेगा, तो यहाँ अगर निवेश करेगा, यहाँ वाइन बनाएगा, तो जो देश के अंगूर पैदा करने वाले किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। और ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ सामान यहाँ आएगा, उस पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, उसकी तमाम चीज़ें भी यहाँ आ सकती हैं, जो भी जिसकी भी यहाँ पर मांग होगी। अब हम एक बात करते हैं कि भारत के निर्यात की क्या स्थिति है। दरअसल जो विदेशों में महंगाई बढ़ी है, जो यूरोपीय देश हैं, अमेरिका है और दूसरे देश हैं, महंगाई बढ़ी हुई है, सभी जगह महंगाई बढ़ी हुई है। तो महंगाई बढ़ने से वहाँ मांग कम हुई है, और मांग कम होने की वजह से जो भारतीय सामानों की वहाँ मांग होती थी उसमें भी कमी आई है। और अक्टूबर 2022 के महीने में देश के निर्यात पर इसका जो है साफ असर देखा गया है। देश के अंदर तो गतिविधियाँ ठीक है, त्योहारों का मौसम है, शादी ब्याह का मौसम है, तमाम तरह के अलग अलग त्यौहार आते हैं तो गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर जो है अक्टूबर में जो है उसमें गिरावट देखी गई है। भारत का विदेश व्यापार अक्टूबर 2022 में वस्तु निर्यात और सेवा निर्यात दोनों को मिलाकर 58 अरब 36 करोड़ डॉलर का रहा है। दोनों मिला के तो एक साल पहले के मुकाबले इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन अगर केवल वस्तु निर्यात की बात करें तो अक्टूबर में सिर्फ 30 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात हुआ है, जबकि एक साल पहले 36 अरब डॉलर का, 36 से घट के 30 रह गया इस साल अक्टूबर में। तो सामान का निर्यात जो है अक्टूबर के महीने में, एक महीने की हम बात करें, वो कम हुआ है, लेकिन सेवाओं का निर्यात थोड़ा बढ़ा है। एक साल पहले सेवाओं का निर्यात जो है अक्टूबर में 29 अरब डॉलर था, जबकि इस साल अक्टूबर में ये एक साल पहले 20 अरब डॉलर था, इस साल अक्टूबर में 29 अरब डॉलर हुआ है। तो सेवाओं का निर्यात बढ़ा, इसलिए दोनों का निर्यात बढ़ा के अक्टूबर में थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अगर हम अप्रैल से और अक्टूबर की बात करें, जो इस साल ये जो वित्त वर्ष है, अप्रैल से अक्टूबर के 7 महीने में हमने कुल मिलाकर वस्तु और सेवाओं दोनों का कुल निर्यात जो हमारा 444.74 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। एक साल पहले के मुकाबले करीब 19.5% ज़्यादा है, लेकिन आयात इससे भी ज़्यादा है। 444.74 अरब डॉलर का निर्यात और 543.26 अरब डॉलर का आयात हुआ है। तो हमारा आयात घाटा तो बरकरार है, जो व्यापार घाटा है। आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, वस्तु और सेवा दोनों को मिलाकर। तो अभी निर्यात के मोर्चे पर जो है भारत में स्थिति जो है अभी बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। और इस सब के बीच जो एक अच्छी खबर भारत के लिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में एक वर्ष की सबसे बड़ी बढ़ोतरी पिछले 11 नवंबर को समाप्त सप्ताह में दर्ज की गई है। हम अपने वीडियो में आपको बताते रहे कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन 11 नवंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें विदेशी मुद्रा भंडार 14 अरब 73 करोड़ डॉलर बढ़कर 544.72 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और अगस्त के बाद ये सबसे ज़्यादा, अगस्त 2021 के बाद ये सबसे बड़ी वृद्धि विदेशी मुद्रा भंडार में हुई है। और जो इसमें कहा जा रहा है कि जो कच्चे तेल के दाम में थोड़ी कमी आई है और चीज़ों के दाम में जो कमी हुई है उससे जो है ये जो है भारतीय रुपये को बल मिला है और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल तो इस अंक में इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका धन्यवाद। नमस्कार।